नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिया का जिक्र करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच जिसमें जस्टिस सांतना गौदर और जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, उनके पास एक केस था जो उन्होंने डिसाइड किया और एक अपील था जो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था और जो मैटर रिलेटेड था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, जो एग्जीक्यूशन और सेल डीड के एग्जीक्यूशन से के लिए वो केस किया गया था। ये जजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक कॉमन आदमी की नज़र से, और पर्टिकुलरली जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे कई बार सेल डीड के जरिए ट्रांसफ़र होना मुश्किल है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल के ज़रिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं या ख़रीद फरोख्त करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताऊं और उसके इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जो एडवोकेट है, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि उनके फादर ने एक एग्रीमेंट टू सेल के ज़रिए एक प्रॉपर्टी खरीदी और जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन अमाउंट पे कर दिया, और उनके फादर ने जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने भी एग्रीमेंट टू सेल के ज़रिए ही खरीदी थी, और ये दोनों एग्रीमेंट टू सेल अनरजिस्टर्ड थे। उनको फिजिकल पोजीशन मिल गया और पिछले 8-10 साल से वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अब वो उस प्रॉपर्टी को आगे बेचना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए रजिस्टर्ड सेल डीड की ज़रूरत है। तो मेरे फ्रेंड का जो क्वेश्चन था कि क्या उसके फादर ओरिजिनल ऑनर के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं कि वो उसको डायरेक्ट किया जाए कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करे। मेरा जवाब इस केस में मेरे फ्रेंड को था कि हाँ, फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट। लेकिन इसके रिलेटेड लॉ को समझने के लिए और लीगल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम आपसे एक केस का फैक्ट शेयर करते हैं। नरन भाई पटेल अपने रिलेटिव के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं अपने एक 1.3 एकड़ लैंड का 1986 में। ये एग्रीमेंट करते हैं एक डेवलपर से, और डेवलपर उनको अर्नेस्ट मनी देता है 1.5 लाख रुपए का, और कहता है कि जिस दिन ये वडोदरा टाउन प्लानिंग स्कीम से ये पास हो जाएगा, वो उस लैंड का चेंज यूज और नक्शा, तो वो विद इन 3 मंथ्स वो पूरा पेमेंट कर देगा। लेकिन इसके पहले कि नरन भाई की सेल डीड एग्जीक्यूट करें, वो डेवलपर क्या करता है कि उसमें से प्लॉट छोटे छोटे काट कर 4 लोगों को बेच देता है। वो भी एग्रीमेंट टू सेल कर देता है, और उनसे 1987 में, जिसमें नरन भाई पटेल पार्टी नहीं थे। अब उसके बाद वो 4 लोग लेआउट प्लान अपना सैंक्शन कराते हैं, कंस्ट्रक्शन का परमिशन लेते हैं उस हाउसिंग स्कीम के तहत वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और उसके बाद वो पूजा करते हैं और फिर अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। इसी बीच ओरिजिनल परचेजर जो डेवलपर था और ऑनर नरन भाई के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, और उस डिस्प्यूट की वजह से जो डेवलपर हैं वो एक सूट फाइल करते हैं 1988 में सिविल जज के पास कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि भाई नरन भाई को डायरेक्ट किया जाए कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करें। जब ये सूट चल रहा होता है, खासकर इस सूट में जब वो इस सूट के पहले ही नरन भाई कहते हैं कि भाई हमने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था, और यही स्टैंड वो कोर्ट में भी लेते हैं, क्योंकि डेवलपर्स ने उनको जो रिमेनिंग अमाउंट था अर्नेस्ट मनी के बाद वो पे नहीं किया था। अब जो सब्सिक्वेंट परचेजर्स होते हैं, वो जो 4 प्लॉट खरीदते हैं 4 लोग, वो 4 लोग 4 सेपरेट सूट फाइल करते हैं, और उनका ये कहना है कि डेवलपर्स के खिलाफ वो करते हैं, नरेन भाई को भी पार्टी बनाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई इनको डायरेक्ट किया जाए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का। नरेन भाई का ये कहना था उस सब्सिक्वेंट परचेजेस वाले सूट में
कि मेरा तो इनसे कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मैंने इनके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो और ना ही मैंने डेवलपर्स को ऑथोराइज किया था इनके साथ इंटर करने का, तो ये जो एग्रीमेंट है वो हम पे इन्फोर्सेबल ही नहीं है। इसी बीच एक जब ये सूट चल रहा होता है तो एक और डेवलपमेंट होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो अपना जो पहला सूट है वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और जब इस बात का पता चलता है सब्सिक्वेंट परचेजर को, जो 1987 का एग्रीमेंट है उस वाले सूट्स में, वो एक अमेंड करते हैं अपने प्लान को, डिक्लेरेशन मांग लेते हैं कि ये डिक्लेयर किया जाए कि 1986 का जो एग्रीमेंट है वो अभी भी फोर्स में है, और उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लेते हैं। सिविल जज इन चारों सूट्स को चारों केसेस को डिसमिस कर देता है, और वो ये जो सब्सिक्वेंट परचेजेस का एक ग्राउंड था कि जो ओरिजिनल सूट है या जो सिचुएशन है इसमें ओरिजिनल ऑनर और डेवलपर्स के बीच में कॉल्यूजन है जो इनके राइट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए है। ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि नरेन भाई जो मालिक हैं लैंड के, उन्होंने कभी कंसेंट नहीं दिया 1987 के एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए, ये उनका पहला कंटेंशन था। दूसरा था कि जो डेवलपर है उसने आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पे किया है और वो असाइन नहीं कर सकता, वो अपनी लायबिलिटी को नरेन भाई पे असाइन नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कोई रिटन कंसेंट नहीं दिया था इस तरह के एग्रीमेंट में इंटर करने को। तीसरी बात जो ट्रायल कोर्ट ने कही कि 1987 का एग्रीमेंट और 1986 का एग्रीमेंट दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट लायबिलिटीज़ हैं, तो इसमें बगैर रिटन कंसेंट के 1987 का एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के पर्पस से। चौथी बात जो ट्रायल कोर्ट ने कही कि ऐसा कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है जिसमें ये दिखाया जा सके कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर हैं वो अपनी जो अमाउंट पे करना था नरेन भाई को वो पे करके आए हैं, और इन सब का कुमुलेटिव इफेक्ट ट्रायल कोर्ट ने ये माना कि जो 1987 का एग्रीमेंट है वो वाइड है, इलीगल है और अनफोर्सेबल है। अब अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी हाई ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एफर्म किया, रेदर उसने कुछ और इम्फेसिस कर दी, नए आयाम भी जोड़ दिए कि जिसकी वजह से 1987 का एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है नरेन भाई के खिलाफ। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को डिफरेंट नज़र से देखता है। उसका ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 1986 का भी एग्रीमेंट और 1987 का भी एग्रीमेंट वैलिड है, और जो 1987 के एग्रीमेंट में असाइनमेंट हुआ है सब्सिक्वेंट परचेजर के फेवर में वो भी वैलिड है। यहाँ पे जो प्रोविज़न, लीगल प्रोविज़न को हाई कोर्ट ने डील किया वो है सेक्शन 15B ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट की बात होती है, कही जाती है, को डील किया गया है। हाई कोर्ट ने जो रीजनिंग दी कि जो मटेरियल राइट है 86 के एग्रीमेंट में, 87 के एग्रीमेंट में, वो असाइन कर दिया गया और कुछ सप्लीमेंट्री कंडीशंस लगा दिए गए 87 में, और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एग्रीमेंट बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो बेसिक नेचर है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो चेंज नहीं हुआ, और कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट अगर दो पार्टीज के बीच में है तो वो असाइन किया जा सकता है फ्यूचर एग्रीमेंट के जरिए। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये माना कि नरेन भाई ने अपना इम्प्लाइड कंसेंट दिया था, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट परचेजर्स थे उन लोगों ने जब सैंक्शन मैप के लिए अप्लाई किया था, प्लानिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो उस नक्शे, उस एप्लीकेशन में थंब इम्प्रेशन लगाया था नरेन भाई ने, और इस तरीके से उनका वो इम्प्लाइड कंसेंट था। और 1986 का भी एग्रीमेंट हालांकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया था सूट को, लेकिन वो अलाइव है, और 1987 का भी जो असाइनमेंट है वो वैलिड है। और इस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर थे और उसको एफर्म किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उस दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये है सिविल अपील नंबर 10683-286, 4 केसेस थे ऑफ 2014, और केस का नाम है
कपिला बेन एंड अदर्स वर्सेज अशोक कुमार जयंतीलाल सेठ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन इशू था वो दो था, जिसमें पहला इशू ये था कि क्या जो 1987 का एग्रीमेंट है उसमें वैलिड असाइनमेंट है सब्सिक्वेंट परचेजर्स के फेवर में, और दूसरा ये था कि जब सब्सिक्वेंट परचेजर के पास क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट सर्वाइव करता है जब 1986 के एग्रीमेंट को ही से रिलेटेड सूट को ही उसने विड्रॉ कर लिया डेवलपर्स ने। इन दो क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि केस कैसे डिसाइड हुआ, पार्टीज़ के क्या सबमिशन थे और क्या लॉज है जो प्रिवेलिंग है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लैंड ऑनर्स थे उनका क्या सबमिशन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि भाई ये एडमिटेड फैक्ट है कि हमारे लैंड ऑनर और सब्सिक्वेंट परचेजर के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी बात जो कही कि 1987 का जो एग्रीमेंट है वो कंटिंजेंट एग्रीमेंट है, और कंटिंजेंट एग्रीमेंट सेक्शन 31 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। उसमें राइट जो इन्फोर्स होने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले 1986 का एग्रीमेंट क्रिस्टलाइज हो, उसमें जो 1986 के एग्रीमेंट में जो राइट फेवर में है डेवलपर्स के, पहले वो क्रिस्टलाइज हो, उसके बाद ही सब्सिक्वेंट परचेजर जो डेवलपर से खरीदे हैं उनके फेवर में कोई राइट असाइन हो सकता है। तीसरी बात जो कही कि असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 1987 के एग्रीमेंट में, वो प्रैक्टिकली असाइनमेंट नहीं है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। 86 का एग्रीमेंट एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो 87 का एग्रीमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट एग्रीमेंट है। और असाइनमेंट के लिए ऑनर का कंसेंट होना ज़रूरी है, और कोई एविडेंस नहीं है कि ऑनर ने कंसेंट दिया था रिटेन या किसी भी तरीके से। चौथी बात कही कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि सब्सिक्वेंट परचेजर अपने राइट को इन्फोर्स कराने के पहले उनके जो जितने ऑब्लिगेशंस थे, चाहे वो 1986 से आ रहे हो या 87 से आ रहे हो, उनको पूरा करके आए हैं। कोई एविडेंस नहीं है। इसके अलावा जो पांचवी बात उन्होंने कही कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ऑनर ने या सब्सिक्वेंट परचेजर ने ऑनर को कम्युनिकेट किया कि वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सब्सिक्वेंट परचेजर्स के एडवोकेट ने क्या आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि अगर हम 86 का एग्रीमेंट देखते हैं तो उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि असाइनमेंट नहीं हो सकता, और जो इंटरेस्ट है वो आगे फर्दर असाइन नहीं हो सकता। तो अगर ये प्रोहिबिशन नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि इसका असाइनमेंट का स्कोप है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम सेक्शन 15B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का देखते हैं, उसकी बेसिकली दो ही केसेस में, इस सेक्शन में बेसिकली दो ही केसेस में असाइनमेंट नहीं हो सकता, जहां पर जो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होना है जिस पार्टी का वो बिल्कुल पर्सनल नेचर का है, जैसे कोई पेंटर है, सिंगर है, तो उसके खिलाफ हम असाइनमेंट बगैर रिटेन कंसेंट के नहीं हो सकता। या दूसरा, जहां पे एक्सप्रेसली बार है कॉन्ट्रैक्ट में कि असाइनमेंट नहीं हो सकता। 1986 के एग्रीमेंट में कहीं भी ये दो चीज़ें नहीं हैं। बेसिक जो ऑब्लिगेशंस है वो दोनों 86 और 87 दोनों के एग्रीमेंट में सिमिलर नेचर का है। तीसरी बात जो परचेजर के एडवोकेट ने कही कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था डेवलपमेंट परमिशन के लिए, उस पर नरन भाई ने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया था, और वो एक इम्प्लाइड कंसेंट है, अपने कंसेंट है कि वो असाइन किया अपने ऑब्लिगेशंस को सब्सिक्वेंट परचेजर को। ये बेसिकली यही आर्गुमेंट थे। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या वैलिडिटी है या क्या लॉ है असाइनमेंट को लेकर, जो हम 1987 के एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि जो लॉ है वो रिक्वायर करता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनर और सब्सिक्वेंट परचेजर के बीच में होना चाहिए। सब्सिक्वेंट परचेजर अगर ऐसा कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो नहीं
जा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 86 के एग्रीमेंट को लेकर। जहाँ तक सेक्शन 15B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट का जिक्र किया गया है। तो क्या जो सब्सिक्वेंट परचेजर हैं वो डेवलपर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट हैं और क्या वो उस दायरे में आते हैं जो सेक्शन 15B के में प्रोविजंस दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट असाइन कर सकता है, जो उसको असाइन ही होता है, उसके बीच का उसका कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए दोनों एग्रीमेंट में। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सेक्शन 15B ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जिसमें ये कहता है कि असाइनमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि जो पार्टी जो अपने को राइट का असाइनी कह रही है वो अपने पार्ट के सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर देता। मीन्स सब्सिक्वेंट परचेजर को अपने जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सबको फुलफिल करके तब कोर्ट को अप्रोच करना होगा कि उसकी ऑनर को ये डायरेक्ट किया जाए कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं है या कोई कम्युनिकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है कि इनकी विलिंगनेस भी थी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को, जिसका नाम है खारदा कंपनी लिमिटेड वर्सेस रेमन एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1810 है, जिसमें डिटेल डील किया गया असाइनमेंट से रिलेटेड। और उसमें ये कहा गया कि किसी भी कोई पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है, वो अपने ऑब्लिगेशंस को असाइन नहीं कर सकती जब तक कि ऑनर का यहाँ पे या अदर पार्टी का कंसेंट नहीं हो। तो यहाँ पे कंसेंट को एम्फेसाइज किया गया इस जजमेंट में और इसको फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक दूसरा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फॉलो किया, वो है इंदु कक्कर वर्सेस हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 99 की जजमेंट है, 99 SCC 37। इसमें कहा कि कोई भी पार्टी एज ए रूल अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती बिना कंसेंट के दूसरे पार्टी के। मीन्स ऑनर और डेवलपर के बीच में जो एग्रीमेंट था उसमें डेवलपर अपने जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशन है उसको असाइन नहीं कर सकता, या जो लायबिलिटी है ऑनर की उसको असाइन नहीं कर सकता बिना कंसेंट के। और ये जो चीज़ है ये कॉमन लॉ में भी एग्जिस्ट करती है और इक्विटी लॉ में भी एग्जिस्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, नहीं इन्फोर्स किया जा सकता जब तक कि आप जो पार्टी जा रही है वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं कर सकती। और इसमें एक चीज़ और भी है कि दोनों एग्रीमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 का एग्रीमेंट बेसिकली एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, जिसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशंस थे डेवलपर्स के पास और इस एरिया को डेवलप करने का, और जो ऑब्लिगेशंस सब्सिक्वेंट परचेजर जो अलॉटी हैं, जो इंडिविजुअल अपना मकान बनाना चाहते हैं, उनके पास नहीं है। तो वो एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा होल्ड कर रहे हैं, जबकि पूरे लैंड को डेवलप करने की बात थी डेवलपर से। दोनों एग्रीमेंट 86 का और 87 का बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव में है, अलग कॉन्सेप्ट पे है, अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, इसलिए दोनों को सेम नहीं माना जा सकता। और सेक्शन 15B जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट की बात है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। और इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1987 का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड असाइनमेंट नहीं है उस राइट्स का जो 1986 के एग्रीमेंट से फ्लो करती है। सो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। अब मैंने जो शुरू में एक क्वेश्चन का जिक्र किया था, जिसमें मेरे मिस्टर आहूजा थे, मेरे फ्रेंड, उन्होंने अपने फादर के प्रॉब्लम्स को लेकर कहा था कि उनके फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और जिस एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की, और उन्होंने जिससे खरीदी वो भी ऐसे ही खरीदा था, और जबकि ओरिजिनल परचेजर के पास उसके पास
प्रॉपर सेल डीड था। तो क्या सब्सिक्वेंट परचेजर होने के बाद वो जा सकते हैं ओरिजिनल ऑनर के पास कि वो राइट इनफोर्स सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेंस का? ये क्वेश्चन मुझसे मिस्टर आहूजा ने किया था। तो मेरा सवाल था हाँ, क्योंकि जो बेसिक नेचर है दोनों एग्रीमेंट का वो एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है और कोई अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशंस नहीं है इस केस में सब्सिक्वेंट परचेजर के पास ये ओरिजिनल ऑनर के को लेकर पूरा अमाउंट पेड ओरिजिनल परचेजर ने कर दिया, फिर सब्सिक्वेंट परचेजर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया ओरिजिनल परचेजर को। तो इस तरीके इस सिनेरियो में सेक्शन 15B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उनको मदद करेगा और उनको सूट में जाना है। तो ये पार्ट 1 है हमारे सीरीज़ का, जिसमें कि हम इस तरह की प्रॉब्लम का और इस तरह के जजमेंट का जिक्र करेंगे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और इससे बहुत सारे आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे होंगे उनका जवाब मिल गया होगा, और कुछ और भी सवाल उठेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार को साझा करें, अपने सवालों को साझा करें, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे और इस सवाल का जो मिस्टर आहूजा ने पोज किया था उसको हम थोड़ा और डिटेल में दूसरे जजमेंट के सहारे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।